स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो कल उत्तराखंड की श्रृंखला में इससे पहले हमने आपके पास देखा था बालो कल्याण चंद से पहले हमने इसके पास भीष्म चंद के बारे में देख लिया था। ठीक है, तो आज भीष्म चंद से आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था कि खगमरा कोट के किले में खस राजा गजबुडिंगा के द्वारा भीष्म चंद की हत्या कर दी जाती है और सर्वप्रथम अल्मोड़ा को राजधानी बनाने का विचार भी भीष्म चंद के मन में ही आया था। तो आगे बढ़ते हैं। भीष्म चंद की हत्या होने के बाद उसका पुत्र बालो कल्याण चंद 1560 में गद्दी पर बैठता है। बात करूं इसके टाइम पीरियड की, तो इसका टाइम पीरियड आपके पास 1560 से 1568 के बीच। ठीक है, और बात करें अगर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत में इस समय मुगलों का राज्य चल रहा था और मुगलों में इस समय अकबर गद्दी पर बैठा हुआ था। तो बालो कल्याण चंद अकबर के समकालीन था। सबसे पहले इसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए खस राजा गजबुडिंगा की क्या कर डाली, हत्या कर डाली और अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी और साथ साथ में इसने मणकोटी राज्य को भी जीता। ठीक है, आगे इसने अल्मोड़ा में नैल फोकर का एक किले का ये निर्माण करवाता है और गंगोली हाट यानी वर्तमान पिथौरागढ़ पर आक्रमण करके यहाँ के शासक नारायण चंद को भी पराजित कर देता है। और इसी के समय सीरा राज्य में अंतिम मल्ल राजा हरिमल राज्य कर रहा था और हरिमल ने अपनी बहन का विवाह कल्याण चंद से करवाया और बदले में कल्याण चंद को सीरा राज्य दान में दे दिया था। इसके बाद गद्दी पर बैठता है रुद्रचंद। रुद्रचंद के बारे में बात करूं तो ये बालो कल्याण चंद का पुत्र था और काफी प्रतापी राजा था चंद्रवंश का। ठीक, ये भी अकबर के समकालीन था। और बात करो अगर इसके सेनापति की, तो इसका सेनापति था पुरुषोपंत या पुरुषोत्तम पंत भी इसको कहा जाता है। देखिए क्या हुआ कि रुद्रचंद के समय पे जो तराई भाबर का जो इलाका था वो रुद्रचंद के कब्जे में था और रुद्रचंद की एक राज्य की आय व्यवस्था का सबसे बड़ा साधन था। और इसी समय अकबर के द्वारा कि कश्मीर में नियुक्त हुसैन खां टुकड़िया को वापस बुला करके तराई भाबर रुद्रपुर काशीपुर में भेजा। ठीक है, जो हुसैन खां टुकड़िया था ये इस समय कश्मीर में तैनात और कश्मीर से वापस बुलाकर इसे तराई भाबर यानी रुद्रपुर काशीपुर में भेजा। यहाँ पर हुसैन खां टुकड़िया और रुद्रचंद के बीच में युद्ध होता है जिस युद्ध में रुद्रचंद पराजित हुआ। इसी बीच जब वो पराजित हो गया रुद्रचंद, तो इसी बीच अकबर को ये लग जाता है कि हम इस क्षेत्र को जीत गए हैं। तो अकबर हुसैन खां टुकड़िया को वापस बुला देता है और जैसे ही हुसैन खां टुकड़िया वापस चले जाता है, इसी समय रुद्रचंद पुनः तराई भाबर पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। रुद्रचंद के तराई भाबर पर अधिकार कर देने के बाद जैसे वो अधिकार कर लेता है, तो वापिस जैसे ही हुसैन खां टुकड़िया वापस लौटता है तो वो देखता है कि इस पे फिर से रुद्रचंद ने कब्जा कर दिया। तो इस बार रुद्रचंद और हुसैन खां के बीच में जो युद्ध होता है उसे कहते हैं इकफा लड़ाई। ठीक, ये क्या होता है बेटा, क्या होता है कि जब शासक और शासक सिर्फ एक इस सेना का राजा और दूसरे उस सेना का राजा सिर्फ शासक और शासक आपस में लड़ाई करते हैं, तो शासकों की जो लड़ाई होती है उसे क्या कहते हैं, इक्का युद्ध कहते हैं या इकफा युद्ध भी कहते हैं। ठीक, और इस युद्ध में शासक की लड़ाई में रुद्रचंद क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। और बाद में जब अकबर को इस बारे में पता चलता है कि इस युद्ध में रुद्रचंद विजयी हो गया, तो अकबर खुश होकर के, क्यों, क्योंकि रुद्रचंद चाहता था कि भाई मेरी सेना जो है उसको फालतू में ना लड़े, यानी उसका कत्लेआम ना हो। अगर युद्ध का फैसला सिर्फ राजा और राजा के जीतने और हारने से हो जाता है तो क्यों पूरी सेना को बेफालतू में युद्ध में झोंका जाए। तो इसलिए यहाँ पे अकबर खुश हो जाता है कि रुद्रचंद की ऐसी सोच है, तो रुद्रचंद को मिलने के लिए वो राज दरबार में आमंत्रित करता है। अब अकबर के दरबार में जाने पर, है ना, जैसे जाते हैं तो उसके लिए कुछ भेंट लेके जाता है रुद्रचंद, जिसमें तिब्बती याक जिसे झुप्पू कहा जाता है और कस्तूरी हिरणों की खाल, शहद और आदि जो भी इस क्षेत्र में पाए जाते जड़ी बूटियां वो लेकर जाता अकबर की सेवा में। ठीक है, अब कहा जाता है कि जब ये अकबर से मिलने जाता तो उस समय अकबर
नागौर युद्ध में भाग लेने के लिए जाता है। ठीक, तो रुद्रचंद ने अकबर की ओर से नागौर के युद्ध में भाग लिया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुद्रचंद के द्वारा अकबर की ओर से कौन से युद्ध में भाग लिया गया। तो रुद्रचंद ने अकबर की ओर से नागौर के युद्ध में भाग लिया और नागौर युद्ध जब जीता गया तो नागौर युद्ध जीतने की खुशी में अकबर ने इसे 84 माल परगना, जिसे कि 9 लखिया जमीन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहां से 9 लाख रुपए की आय होती थी, तो इस कारण इसे 84 माल परगना या फिर 9 लखिया जमीन भी कहते हैं। ठीक है, चंद शासक तराई भाबर के क्षेत्र को क्या कहते थे? तो माल शब्द का प्रयोग करते थे तराई भाबर के लिए। ठीक, और इसी बीच रुद्रचंद ने अल्मोड़ा में मल्ला महल का क्या करवाता है? ये निर्माण करवाता है और रुद्रपुर शहर की स्थापना का श्रेय भी रुद्रचंद को जाता है। और रुद्रचंद के द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था को शुरू करने के उद्देश्य से एक पुस्तक लिखी जाती थी जिसका नाम था धर्म निर्णय, त्रैवर्णिक धर्म निर्णय। इसमें इसने ब्राह्मणों के 3 वर्ग बनाए थे और उसी के बेस पर यह पुस्तक लिखी गई थी, त्रैवर्णिक धर्म निर्णय। ठीक, इसने ब्राह्मणों के गोत्र का अध्ययन कर एक पुनः चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई और ये जो ब्राह्मण होते थे वो आपस में विवाह कर सकते थे, जिसमें ब्राह्मणों के वर्ग त्रैवर्णिक धर्म निर्णय में 3 वर्ग थे। एक होते थे आपके पास चौथानी ब्राह्मण, दूसरे होते थे पचबिड़ीय ब्राह्मण जिन्हें तिथानी भी कहा जाता है, और एक होते थे हलीय ब्राह्मण या पितलीय ब्राह्मण। ये ब्राह्मणों के इसने 3 वर्ग बनाए थे। ठीक, और यहीं पे इन्होंने इसने किताब लिखी थी त्रैवर्णिक धर्म निर्णय। आगे इसने बहुत सारे कर्मचारियों की नियुक्ति की, गुरु, पुरोहित, वैद्य, पहरिया और टमटा। टमटा क्या है? जो ताम्र पत्रों के निर्माता थे उन्हें क्या कहा जाता था? टमटा कहा जाता था। और पहरिया क्या होते थे? जो राज दरबार में पहरा देते थे। ठीक, वैद्य का काम क्या था? राज दरबार की सेवा करनी, कि किसी बीमारी के जब बीमारी हो जाए तो उसकी दवा देनी। ठीक, पुरोहित वर्ग, ठीक है, और गुरु जो कि राजा जिसकी अनुमति लेता था, ये पद बनाए। अच्छा, रुद्रचंद के द्वारा एक और काम किया गया कि सपोज गांव में कभी कोई आपदा आ गई, जैसे ओले पड़ गए, तो ओले पड़ेंगे तो उनकी सूचना गांव को देनी पड़ेगी, तो इसके लिए इसने खास तौर पर ओली ब्राह्मणों की क्या की? नियुक्ति की, जो कि जब गांव में जैसे ओले पड़ जाते थे तो थाली बजाकर पूरे गांव को इनका काम था सतर्क करना। ठीक है, और कैनी खसों का कार्य एक वर्ग बनाया था। कैनी खसों एक अधिकारियों का वर्ग था। इनका काम था कि जो अनाज का जो 6वां भाग है वो राजधानी अल्मोड़ा तक पहुंचाना। ठीक है, जो कि कर लगता था, आपके पास टैक्स लगता था अनाज का 1/6 भाग, यानी कुल पैदावार का। ठीक है, तो कुल पैदावार का 6वां भाग कहां पहुंचाना होता था? राजधानी अल्मोड़ा पहुंचाना होता था। अगला, छोड़े। और छोड़े का काम क्या था? कि घरों में सेवा कार्य करना। ठीक है, घरों में सेवा करने के लिए जो पुरुष होते थे उन्हें कहा जाता था छोड़े, और जो स्त्रियां होती थी उन्हें कहा जाता था छोड़ियां। ठीक है, और समस्त जनता जो बच जाती थी उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता, पौड़ी 15वां बिस्वा, ये शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, बात करें अगर रुद्रचंद की, तो इसके पास एक सुसंगठित अच्छी खासी सेना थी और इस जाति में खासकर रजवार सैनिक और ठाकुर लोग जो होते थे वे जाति के लोग युद्ध में जाते थे। बात करूं रुद्रचंद की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रुद्रचंद ने बालेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर? बालेश्वर मंदिर, जो कि कहां पे आपके पास चंपावत में है, उसका निर्माण करवाया। ठीक है, और सीरा राज्य को जीता, जिसमें कि सीरा राज्य का शासक था हरिमल। ठीक है, तो इसने हरिमल को भी हराया था। ठीक है, आगे कुमाऊं में इसने संस्कृत शिक्षा की शुरुआत कराई। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि कुमाऊं में संस्कृत शिक्षा की शुरुआत रुद्रचंद के द्वारा करवाई गई थी। और नौजवानों को संस्कृत सीखने के लिए, कि नौजवान जो लोग थे अगर वे चाहते कि वे संस्कृत सीखना चाहते हैं तो उन्हें संस्कृत सीखने के लिए इसने काशी और कश्मीर भेजा अध्ययन करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है आपके पास, इसी समय बागेश्वर में कत्यूरी शासक सोपाल देव की आपस में, सोपाल देव जो कि क्या था? मांडलिक राजा था, उसकी संधि थी किससे? बेटा, कत्यूरी शासक सोपाल देव और गढ़वाल नरेश बलभद्र शाह की आपस में क्या थी? संधि थी। संधि क्या थी? कि अगर भविष्य में कभी युद्ध होता है तो हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। ठीक है,
और 1581 में होता है हमारे पास चमोली में, चमोली के ग्वालदम में होता है ग्वालदम का युद्ध, जो कि बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में होता है, जिस युद्ध में रुद्रचंद और पुरुषोत्तम पंत मारे जाते हैं। ठीक है, इस युद्ध को ग्वालदम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बात करो रुद्रचंद की, तो बेटा रुद्रचंद के दो बेटे थे। बड़ा बेटा था शक्ति गोसाई, जो कि जन्म से ही अंधा था और जिसको कहा जाता है कुमाऊं का धृतराष्ट्र, और छोटा बेटा था लक्ष्मी चंद। ठीक है, अब ये जो शक्ति गोसाई था ये बड़ा बेटा था, लेकिन क्या था, जन्म से अंधा था, जन्म से अंधा था। ठीक, लेकिन वास्तव में प्रशासन कौन सा, प्रशासन यही चलाता था शक्ति गोसाई। इसने कुमाऊं में माप तोल प्रणाली की शुरुआत करवाई तथा मुट्ठी में चावल मापने की जो प्रथा है और एक नाली जमीन को मापने की भी इसने शक्ति गोसाई ने प्रथा चलाई। ठीक है, हमारे यहाँ पे मुट्ठी में चावल दिया जाता है ना, मुट्ठी, एक मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी, तो ये प्रथा, और जमीन मापने के लिए नाली का जो प्रयोग वो इसने करवाया। अगला, इसने सिरती कर और राज कर तय किया, और सीमा सूचक पत्थर, जो सीमा पे पत्थर लगाए जाते हैं ना, ठीक है, तो सीमा सूचक पत्थर यानी जिसे सीमा का वो होता है कि ये हमारी सीमा या आपकी सीमा, वो सीमा सूचक पत्थर भी इसने लगाए। राजधानी में इसने बंदोबस्ती कार्यालय और अनेक भूमि कर जैसे जोला, बेकर, कूत, भात आदि कर इसने लगाए। इसी के समय दो जो लक्ष्मी चंद था उसी के इसके द्वारा 2 कचहरियां बनाई जाती है। एक कचहरी थी जिसका नाम था न्यू वाली और दूसरी थी बिस्टाली कचहरियां। ठीक है, न्यू वाली जो कचहरी थी ये होती थी जनता के लिए, यहाँ पे सिर्फ जनता जा सकती है, और बिस्टाली कचहरी में सिर्फ जा सकते थे सैनिक वर्ग। ठीक है, और जनता और सैनिक वर्ग के लिए अलग अलग कचहरियां। ठीक, और इसके अलावा इसने राज्य कर्मचारियों की एक श्रेणी बनाई थी, जिसमें सरदार होता था परगने का शासक, फौजदार को कहा जाता था सेना का अधिकारी, और नेगी जो कास्ट के लोग होते थे वो होते थे छोटे अधिकारी। ये सभी लोग नागरिक प्रशासन को देखते थे। ठीक है, अगला है बेटा, तो इसके बाद मेन शासन तो चला रहा था शक्ति गोसाई, लेकिन गद्दी पर बैठा था लक्ष्मी चंद। तो लक्ष्मी चंद की अगर मैं बात करूं, इसका टाइम पीरियड है 1597 से लेके 1621 तक। बात करूं इसके सेनापति की, तो इसके सेनापति का नाम था गैंडा सिंह। ठीक है, चलिए, इसने अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेने के उद्देश्य से, क्यों, क्योंकि इसके जो पिता थे रुद्रचंद वो ग्वालदम के युद्ध में मारे गए थे, सोपाल देव और बलभद्र शाह की जो आपस में संधि थी, तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के उद्देश्य से इसने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण की, लेकिन कहा जाता है कि हर बार गढ़वाल शासक मानसा की सेना इसे हरा देती थी, और मानसा खुद परेशान हो जाता था कि ये बार बार हारने के लिए युद्ध करता है, तो कई बार वो खुद भी युद्ध में नहीं आता था, सिर्फ अपने सेनापति को भेज देता था। ठीक है, अब जब 7 बार ये कंटिन्यू हार गया तो कुमाऊं की जनता भी इससे बड़ी परेशान हो गई, और कुमाऊं की जनता ने इसका नाम रख दिया क्या, लखुली बिरादी की इसे क्या दे दी, संज्ञा दे दी। ठीक है, और बाद में इसको इसके किले को, जहां पे ये निवास करता था जिस किले में, उस किले को कहा गया क्या, स्याल बुंगा का किला। ठीक है, काफी डरपोक होता है स्याल, तो उसके नाम पे इसका नाम कर दिया स्याल बुंगा का किला। ठीक है, अब कहा जाता है कि जब ये लोगों के तानों से बड़े परेशान हो गया, तो कहा जाता है कि 7वें युद्ध हारने के बाद इसने प्रतिज्ञा ली कि अब क्या है, ये कहा जाता है कि ये काशी चले गया था और वहां पे कुछ जादू टोना सीख के वापस आ जाता, और 8वें युद्ध में मानसा के सेनापति खतर सिंह को मार देता है, क्योंकि मान सिंह तो आया नहीं था, लेकिन उसका सेनापति खतर सिंह आ जाता है और खतर सिंह को इस युद्ध में मार देता है, जिसमें खतर सिंह मारा गया। और इस उपलक्ष्य में ये बड़ा खुश हो जाता है कि कम से कम एक बार तो जीता, और इसी उपलक्ष्य में पूरे राज्य में अपने दीपावली मनाने की घोषणा करता है, और इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है आपके पास कुमाऊं में खतड़वा का त्योहार। ठीक है, जो कि पशुओं से संबंधित होता है आपके पास। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं, तो बेटा लक्ष्मी चंद जो थे उसके भी कहा जाता है कि लक्ष्मी चंद के कुल 21 पुत्र थे जो राज्य के लिए आपस में संघर्ष करने लगे। ठीक है, और लक्ष्मी चंद के द्वारा बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जाता है, और नरसिंह बाड़ा का भी इसके द्वारा निर्माण किया जाता है। ठीक है, बात करूं अगर मुगलों में जहांगीरनामा की, तो जहांगीरनामा में लक्ष्मी चंद का उल्लेख आता है और इसे सबसे धनी राजा बताया गया है। ठीक, और इसी के समय जहांगीर के द्वारा हरिद्वार की यात्रा की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।